हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, आज हम अंतरा व्याकरण की जो हमारी बुक है उसमें आज हम पाठ पढ़ेंगे 20। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और चैप्टर निकालेंगे 20। ये है पाठ 20 और टॉपिक है आज का हमारा विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। चलिए, सबसे पहले देखिए, दो उदाहरण दिए हुए हैं। दिव्या रुको, फिर कॉमा है। ठीक है, कॉमा लगाया हुआ है, देखो यहाँ पर। मत नाचो, फिर है पूर्ण विराम। ये जो चिन्ह लगे होते हैं इन्हीं को बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों में कितना अंतर है। दिव्या रुको मत नाचो, यहाँ पर है दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, केवल जो कॉमा लगाया है उसी से इन जो वाक्य लिखा हुआ है इसका मतलब बदल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्या रुको, उसके बाद कॉमन लगा दिया मत नाचो, तो इसका मतलब क्या हुआ। दिव्या लड़का जो है वो क्या कह रहा है कि दिव्या रुको, नाचो मत। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, यहाँ कॉमा मत शब्द के बाद लगाया है तो क्या हो गया, मतलब दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, यानी कि दिव्या तुमको रुकना नहीं है, नाचना है। उपयुक्त वाक्यों में बोलते समय एक से शब्दों का प्रयोग किया है। दोनों में एक से ही शब्द है, किंतु दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं। इसका कारण है उनके बीच में लगा चिन्ह। लड़के द्वारा कहे गए पहले वाक्य में चिन्ह दिव्या रुको शब्दों के बाद लगा है, जिसका अर्थ है दिव्या को रुकना है, नाचना नहीं है। जबकि लड़के द्वारा कहे गए दूसरे वाक्य में चिन्ह दिव्या रुको मत नाचो शब्दों के बाद लगा है, जिसका अर्थ है दिव्या को रुकना नहीं है, नाचते रहना है। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन करोगे। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित कर, विराम मतलब होता है रुकना, विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना यानी ठहरना। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के मध्य में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। इस ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। ठीक है, देखो यहाँ पर विराम चिन्हों के नाम दिए हुए हैं और ये चिन्ह दिए हुए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से, ये अल्प विराम, ये अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ये कोष्टक बना हुआ है, ये लाघव चिन्ह और ये हंस पद। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये चिन्ह दिए हुए हैं और इनके नाम दिए हुए हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पूर्ण विराम के बारे में। ठीक है, पूर्ण विराम क्या है, ये देखिए पूर्ण विराम है, इस तरीके से इसको लगाते हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह है। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्यों क्योंकि वहां पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इसलिए प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर और सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह देखिए इस तरीके से, और इसके उदाहरण है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मतलब पूरा वाक्य हमने बात कह दी, खत्म हो गया तो पूर्ण विराम। लखनऊ भारत की राजधानी है। ठीक है, यहाँ हमारा वाक्य पूरा समाप्त हो गया और यहाँ हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब है हमारा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम जिसको हम कॉमा बोलते हैं, देखिए इस तरीके से इसको लगाते हैं। तो ये है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम अवधि तक रुकने के लिए वाक्यों के बीच में
किया जाता है, इसका चिन्ह ये है। ठीक है, 2 अक्टूबर, बहुत कम रुक रहे हैं, 2 अक्टूबर 1864 में गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर लिखने के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे, 2 अक्टूबर 1864 में। इसी तरीके से नेहा, काव्या और रश्मि बहनें हैं। ठीक है, नेहा के बाद हम थोड़ा सा रुके, नेहा, काव्या और रश्मि बहनें हैं। अब है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम का ये चिन्ह होता है इस तरीके से, पूर्ण विराम से आधे समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह इस तरीके से है। विद्या धन अनमोल है, बांटने से बढ़ता है। शिक्षा मनुष्य को साक्षर बनाती है, चरित्र का निर्माण करती है, नैतिकता का विकास करती है। ठीक है, मतलब पूर्ण विराम से आधे समय, हमें आधे समय रुकना पड़ता है। ठीक है, वहां पर हम क्या लगाते हैं, अर्धविराम लगाते हैं। अब है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, इसका चिन्ह ये है। ठीक है, इस तरीके से है, मेरा पर्स कहाँ है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के बाद हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं, मेरा पर्स कहाँ है, आज क्या बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह का देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसको लगाते हैं, ये इस तरीके से चिन्ह। विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन सब चीजों के अलावा किसी को संबोधित करने के लिए भी विस्मय सूचक का प्रयोग किया जाता है। अरे तुम इधर आओ, हाय इतना बड़ा सांप। ठीक है, अगर इस तरीके के जहां पर वाक्य होते हैं तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है, विस्मय सूचक चिन्ह। फिर है हमारा निर्देशक चिन्ह। किसी के बोले हुए, इसको डैश बोलते हैं, किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा, कैसी हो दिशा, मतलब रमा ने ये कहा है कि कैसी हो दिशा, दिशा, अब दिशा कह रही है मैं अच्छी हूं। ठीक है, किसी के बोले हुए वाक्य को, यानी कि हम किसी ने हमसे कुछ बोला है तो उस बोले हुए वाक्य को हम कैसे लिखेंगे कि ये इसने बोला है, तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर जो हम लगाएंगे डैश। ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। फिर है हमारा उद्धरण चिन्ह, जो इस तरीके से लगाते हो, देखो ऊपर। ठीक है, ये लगाया हुआ, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें उद्धरण चिन्ह है और इसको अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है इकहरा अवतरण चिन्ह और है दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, इकहरा अवतरण चिन्ह, अब ये दोनों के बारे में बताया जा रहा है। इकहरा अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सुक्तियों में किया जाता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ये जब उपनाम अगर किसी का होता है, जिस लेखक का है या किसी का भी पुस्तक का है, कोई उपनाम किसी को दे दिया जाता है, तब इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। तो ये इकहरा होता है। ठीक है, एक ही लगाया हुआ है। ठीक है, और यहां पर ये देखो 2 लगाए हुए हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हमारा दोहरा अवतरण चिन्ह क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। जैसे, ठीक है, गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, मतलब किसी ने कुछ कहा है तो उसको यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद है योजक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग 2 शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे दिन रात, तन मन, इधर उधर, आना जाना, देश विदेश आदि। फिर है कोष्टक चिन्ह।
कोष्टक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जाता है, जैसे क्रम सूचक अंकों व अक्षरों में। जैसे देखिए प्रश्न संख्या, इस तरीके का आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें दिया होता है, ठीक है। अब यहां पर भी दिया हुआ है कोष्टक, ये देखिए कोष्टक बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का देखिए ये कोष्टक में लिखा हुआ है ना, ये तो ये हो जाता है क्रम सूचक अंकों व अक्षरों में, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कैसे करेंगे? अर्थ स्पष्ट करने के लिए जैसे निरंतर तो हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं ना, लगातार। राष्ट्रपिता तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। गांधी जी जैसे कुछ चीज समझ में नहीं आती तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो ब्रैकेट ही कोष्टक चिन्ह होता है। निरंतर यानी कि लगातार अध्ययन करो, अगर निरंतर समझ में नहीं आया तो हम लगातार समझेंगे तो वो चीज हमको समझ में आ जाएगी, वो शब्द हमको समझ में आ जाएगा। अब राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लाघव चिन्ह, ठीक है। इस तरीके की जीरो लगी होती है अगर हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, किसी का नाम है शॉर्ट फॉर्म में किसी को लिखते हैं, तो वो चीज होती है क्या? लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पूरा ना लिख के हम इस तरीके से लिख देती है, ये लगा दिया, तो ये लाघव चिन्ह है। प्रोफेसर, ठीक है, तो अब जब प्रो लिख के अब ये लिख दिया तो हमें समझ में आ गया कि यानी कि प्रोफेसर, डॉक्टर, ठीक है। पंडित, कृपया पृष्ठ उलटिए, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि पृष्ठ उलटने के लिए ये लिखा हुआ है, कृपया पृष्ठ उलटिए, तो ये क्या हो जाता है? लाघव चिन्ह हो जाता है। अब आता है हंस पद, ठीक है, यानी कि कभी हम कुछ चीज लिखना भूल जाते हैं तो हंस पद लगा के उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। लिखते समय जब कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो यह चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। जैसे हमारा सुंदर है, अब हम यहाँ लिखना भूल गए घर, तो हमने ये हंस पद इस तरीके से लगा दिया और लिख दिया घर। अब हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे? हमारा घर सुंदर है, ठीक है। फिर मेरा भारती है, नाम हम यहाँ भूल गए तो क्या लिख देंगे? मेरा नाम भारती है। लेकिन इस तरीके की गलतियां कम ही होती हैं, अगर कभी हो जाती है तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं। अब है ये हमारा पाठ का सारांश। विराम को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। गलत विराम चिन्हों का प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो बेटा आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर को आप एक बार फिर से रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ओके।